आज का हमारा मिशन है बिहार के अरवल जिले की एक ऐसी खौफनाक घटना का विस्तृत विश्लेषण करना जिसने न सिर्फ एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया बल्कि वहां के न्यायिक इतिहास में एक नया पन्ना भी जोड़ दिया। और वो भी एक ऐसा पन्ना जो शायद ही कोई भूल पाएगा। सही कहा। और इस पूरी घटना का जो सबसे विचलित करने वाला पहलू है वो ये है कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान जो कभी एक सम्मानित शिक्षक हुआ करता था वो इस हद तक हैवान बन सकता है कि अदालत को अपने इतिहास में पहली बार फांसी की सजा सुनानी पड़े। देखिए, इस विषय की गंभीरता इसी बात में छिपी है कि ये हमें उस जगह पर असुरक्षा का एहसास कराती है जिसे हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। मतलब हमारा अपना घर। बिल्कुल, हमारा घर और हमारे पारिवारिक रिश्ते। जब हम इस रिपोर्ट के तथ्यों को देखते हैं ना, तो विरोधाभास बहुत ही तीखा नजर आता है। एक शिक्षक की जो सामाजिक छवि होती है वो ज्ञान, संयम और मार्गदर्शन से जुड़ी होती है। समाज तो यही मानकर चलता है कि शिक्षा इंसान को एक बेहतर प्राणी बनाती है। हाँ, लेकिन जब वही पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी क्रूरता में उन तमाम हदों को पार कर जाए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल हो, तो ये पूरी सामाजिक संरचना पर एक बड़ा सवाल निशान लगा देता है। एक तरह से मुखौटा गिर जाता है। जी, ये केवल एक हत्या का मामला नहीं रह जाता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे बेहद विकृत मानसिकता वाले लोग हमारे बीच एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। तो इस घटना की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें उस दिन की पृष्ठभूमि को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। बिल्कुल, बताइए। तो बात है 2 साल पहले की। 20 जुलाई 2024। जगह थी बिहार के अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र का जमुहारी गांव। दिन ढल रहा था और घर के भीतर पति बीरबल साहू और उनकी पत्नी सुमंती सिंह के बीच एक विवाद शुरू होता है, जो कि देखा जाए तो आम घरों में होता है। पति पत्नी के बीच तनातनी कोई असामान्य बात नहीं है। हाँ, वो तो है, लेकिन उस शाम जो हुआ वो किसी भी सामान्य विवाद से बहुत बहुत ज्यादा दूर था। बीरबल साहू ने अपनी पत्नी सुमंती को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था, बहुत ज्यादा। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद जो किया गया उसके तथ्य इतने विभत्स हैं कि रिपोर्ट पढ़ते हुए भी एक गहरी सिहरन दौड़ जाती है। जी। बीरबल ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया और उसके शरीर को पैर की उंगली से लेकर स्तन तक 12 अलग अलग टुकड़ों में काट डाला। 12 टुकड़े? ये कोई साधारण गुस्सा नहीं हो सकता। और क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती, उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में एक बोतल तक डाल दी। ये बेहद अमानवीय है। मतलब ये विवरण गवाही देता है कि ये महज गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था, ये एक तरह का वहशीपन था। अगर हम इस कृत्य की प्रकृति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ जान लेना नहीं था। तो फिर क्या मकसद हो सकता है इसका? देखिए, हत्या एक क्षणिक आवेश का परिणाम हो सकता है। हाँ। इंसान एक वार करता है और फिर शायद अपने किए पर सहम जाता है। हाँ, घबरा जाता है। बिल्कुल, लेकिन शरीर के 12 टुकड़े करना एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ। शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया। इसमें तो समय लगा होगा। और इस दौरान हर एक प्रहार के साथ बीरबल साहू के पास रुकने का, सोचने का विकल्प था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने जानबूझकर ये सब किया। जी, शरीर को इस तरह से शत विक्षत करना और प्राइवेट पार्ट्स के साथ विकृति दिखाना ये दर्शाता है कि उसका असली मकसद सुमंती सिंह के अस्तित्व को, उसकी पहचान और मानवीय गरिमा को पूरी तरह से नष्ट करना था, जिसे हम ओवरकिल कह सकते हैं। बिल्कुल। जब उम्र के उस पड़ाव का बैठा एक व्यक्ति, जिसे समाज में बुजुर्ग और शिक्षक का सम्मान प्राप्त है, ऐसा कृत्य करता है, तो यह समझा जा सकता है कि उसके भीतर अपनी पत्नी के प्रति कितनी गहरी नफरत या कुंठा लंबे समय से पनप रही होगी। और इस खौफनाक मंजर की कल्पना तब और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब हम उस दृश्य को एक बच्चे की आंखों से देखते हैं। उनका पोता जो उस वक्त स्कूल से लौटा था। हाँ, शाम का वक्त था। एक बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो वो एक सुरक्षित माहौल की उम्मीद करता है, लेकिन घर के भीतर कदम रखते ही उसने जो खून से लथपथ कमरा देखा, उसने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। और बच्चे की वो चीख सुनकर बड़ी बहू संजू देवी भागती हुई वहां पहुंचती हैं। संजू देवी ने उस कमरे में जो देखा वो शायद ताउम्र उसके जहन से नहीं मिटेगा। बिल्कुल नहीं मिटेगा। उसने देखा कि उसका ससुर बीरबल साहू हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए अपनी पत्नी के 12 टुकड़ों में कटे हुए शरीर के पास बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। ये जो शांति है ना,
ये सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात है इस पूरे परिदृश्य में। मुझे भी यही लगा। कोई इंसान इतना जघन्य अपराध करने के बाद ना तो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसमें कोई घबराहट है, ना ही उसने अपने किए को छिपाने का कोई प्रयास किया। बिल्कुल। इस खामोशी को आप कैसे देखते हैं? ये शांति दरअसल एक बेहद खतरनाक मनोवैज्ञानिक अवस्था की ओर इशारा करती है। किस तरह की अवस्था? जब कोई व्यक्ति इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी विचलित नहीं होता, तो ये इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक शून्यता का चरम रूप है। मतलब उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था? जी, उस वक्त बीरबल साहू का मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। एक सामान्य अपराधी डरता है, सबूत मिटाता है, खुद को बचाने की सोचता है। हाँ, वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन शव के पास कुल्हाड़ी लेकर शांत बैठना ये बताता है कि उसके दिमाग में कोई पछतावा नहीं था। वो शायद इसे अपना कोई विकृत अधिकार समझ रहा था, या फिर वो उस शून्य अवस्था में पहुंच गया था जहां उसे बाहरी दुनिया के किसी प्रतिक्रिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल। संजू देवी और उस छोटे से बच्चे के लिए ये सिर्फ एक हत्या का दृश्य नहीं था, बल्कि ये उस सुरक्षा और भरोसे का कत्ल था जो एक परिवार अपने मुखिया से करता है। और इस खामोशी के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। गांव वालों के आने पर जो हुआ। हाँ, बच्चे और बहू के शोर मचाने पर जब गांव वाले दौड़े और वहां इकट्ठा होने लगे, तो बीरबल का वो शांत रूप अचानक से आक्रामकता में बदल गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से उन गांव वालों को भी धमकाना शुरू कर दिया। पूरे जमुहारी गांव में दहशत फैल गई। जाहिर सी बात है, ऐसा मंजर देखकर कोई भी दहल जाएगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर उस मंजर के बीच से ही बीरबल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। जब न्याय की प्रक्रिया के लिए पहला कदम उठाने का वक्त आया, तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जी, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की बात। हाँ, इस भयानक अपराध की एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई पड़ोसी, गांव का मुखिया या कोई बाहरी इंसान आगे नहीं आया। तो कौन आगे आया? मेहंदिया थाने में इस हत्या का मामला दर्ज कराने वाला व्यक्ति बीरबल और सुमंती का अपना सगा बेटा राजकुमार सिंह था। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। भारतीय समाज के ताने बाने को देखते हुए ये कदम एक अभूतपूर्व साहस और गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का प्रतीक है। मैं भी यही सोच रही थी। हमारे यहाँ पितृसत्ता और परिवार की इज्जत को अक्सर न्याय से भी ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल। घर की बात घर में रहनी चाहिए, ये सोच बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं हमारे समाज में। और ऐसे में राजकुमार सिंह की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसने अभी अभी अपनी मां को एक ऐसी विभत्स हालत में खोया था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस असीमित शोक और सदमे के बीच उसे ये फैसला लेना था कि इस अपराध के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। एक बेटे का अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस में जाना और एफआईआर दर्ज कराना, ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं थी, ये एक भारी सामाजिक बगावत थी। एक बहुत बड़ी बगावत। ये इस बात का ऐलान था कि जब क्रूरता और अन्याय अपने ही घर से उपजें, तो खून के रिश्तों की दुहाई देकर उसे छुपाया नहीं जा सकता। राजकुमार सिंह ने अपनी मां की गरिमा और न्याय को पितृभक्ति और समाज के डर से ऊपर रखा। और ये कदम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर परिवार का कोई सदस्य, खासकर बेटा, आगे नहीं आता तो ऐसे मामलों में अक्सर गवाह मुकर जाते हैं। हाँ, या फिर मामले को रफा दफा करने का दबाव बन जाता है रिश्तेदारों की तरफ से। सही कहा। राजकुमार की इसी पहल ने सुनिश्चित किया कि ये मामला अदालत की चौखट तक पूरी मजबूती के साथ पहुंचे। और इसके बाद शुरू होती है कानूनी लड़ाई। ये मामला अरवल की अदालत में पहुंचा, जहां न्याय की गुहार लगाई गई। रिपोर्ट में विशेष रूप से अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद की भूमिका का जिक्र है। जी, अभियोजन पक्ष के वकील। हाँ, जिन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और सूचकों के बयान मजबूती से अदालत के सामने रखे। उन्होंने अदालत को उस खौफनाक शाम के हर एक पहलू से अवगत कराया, ये साबित करते हुए कि 20 जुलाई 2024 की घटना कोई हादसा या सामान्य हत्या नहीं थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी ध्यान देने योग्य है, जिसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, ये घटना जुलाई 2024 की है। ये वही समय है जब भारत में नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। हाँ, पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह। जी, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली थी। इसीलिए अदालत ने बीरबल साहू को पुरानी आईपीसी की धारा 302 के बजाय नए बीएनएस की धारा 103 के तहत दोषी ठहराया, जो हत्या से जुड़े दंड का प्रावधान करती है। सही कहा। ये इस नए कानून के तहत आए शुरुआती और सबसे संगीन मामलों में से एक बन गया।
और अभियोजन पक्ष अपनी इन दलीलों को साबित करने में पूरी तरह सफल भी रहा। हाँ, मंगलवार 24 फरवरी 2026 यानी घटना के लगभग 1 साल 7 महीने बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जब इस मामले का फैसला सुनाया गया। अरवल के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्र ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला पढ़ा। न्यायाधीश ने इस कृत्य की क्रूरता को देखते हुए बीरबल साहू को बीएनएस की धारा 103 के तहत फांसी की सजा सुनाई, जिसे हम मृत्युदंड कहते हैं। और इस सजा को सुनाते हुए अदालत ने जो टिप्पणी की वो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। अदालत ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभतम मामला करार दिया। ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत है ना, इसका उपयोग भारतीय न्यायपालिका में बहुत ही सोच समझकर और असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब हर हत्या के मामले में फांसी नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं। मृत्युदंड केवल उसी स्थिति में दिया जाता है जब अपराध की प्रकृति इतनी भयानक, इतनी बर्बर और इतनी अमानवीय हो कि वो समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे। और इस मामले में तो क्रूरता की सारी हदें पार हो गई थी। हाँ। न्यायाधीश रवि रंजन मिश्र के सामने जब ये तथ्य रखे गए होंगे कि एक पति ने अपनी निहत्थी पत्नी को न सिर्फ कुल्हाड़ी से काटा बल्कि उसके शरीर के 12 टुकड़े किए और उसके प्राइवेट पार्ट को इस तरह से विकृत किया, तो ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये मामला सुधार की किसी भी गुंजाइश से परे जा चुका है। जी, अदालत का ये मानना होता है कि जब कोई व्यक्ति क्रूरता के इस स्तर को छू लेता है तो वो समाज के लिए एक स्थायी खतरा बन जाता है। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर का तमगा इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका भी इस कृत्य की अमानवीयता को देखकर स्तब्ध थी। यही कारण है कि ये फैसला इतना ऐतिहासिक है।